जयपुर शहर का सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र पिछली बार बड़ी चर्चा में रहा था और वहां के निर्वाचित प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान विश्वविद्यालय के ऐसे छात्र नेता रहे हैं जिन्हें बड़ा शहर जानता है और साथ साथ में राजस्थान के लोग जानते हैं। उनके सामने मुकाबले में अशोक लाहौटी थे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन अशोक लाहौटी प्रताप सिंह खाचरियावास का मुकाबला करने में समर्थ नहीं रहे और वो पराजित हुए। मकानों के कंस्ट्रक्शंस को लेकर के उन्होंने लोगों को राहत दिलवाई है, उनको पट्टे दिलवाए हैं, उनको मालिकाना हक हासिल करवाया है जो संभव नहीं था। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में जैसे विवादित क्षेत्र थे जिनमें प्रताप सिंह बड़े प्रभावी रहे और फिर विधानसभा में भी उनकी परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रही। वो कांग्रेस की ओर से विरोधी दल यानी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए हमेशा आतुर रहे और अपनी एक छवि बना करके शायद पुनः संभावित उम्मीदवार वो कांग्रेस के इस विधानसभा क्षेत्र से हैं। जातीय समीकरण बताते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी वैश्य उम्मीदवार को या मुसलमान उम्मीदवार को या किसी ऐसे उम्मीदवार को जो मेट्रो को प्रभावित कर सके अगर लाए तो वो प्रताप सिंह के सामने या कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने प्रभावी हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से गए हुए शामिल हुए जनार्दन सिंह गहलोत उम्मीदवार बनने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन जनार्दन सिंह का चरित्र ऐसा नहीं रहा है कि वो अब सिविल लाइंस में अपना प्रभाव दिखा सके। हाँ, एक जमाने में जनार्दन सिंह गहलोत बड़े प्रभावी विधायक थे और जब वो पहली बार इलेक्शन लड़े गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से तो उन्होंने भैरव सिंह शेखावत को पराजित किया था। आपने बोरिंग भी खुदवाई, सब कुछ 60 के लगभग आपने बोरिंग खुदवाई। आधा क्षेत्र जो है सिरला विधानसभा क्षेत्र का वो बिस्तरपुर परियोजना से नहीं जुड़ पाया है। आपके शहरों में कुछ प्रयास किए गए कि बिस्तरपुर परियोजना आपके क्षेत्र में पूरी तरह से जुड़ पाए? आप एक बात मानकर चलिए, अभी हमारे यहाँ पे एक भी कॉलोनी अब ऐसी नहीं है जहाँ पे हमने जलदाय विभाग से नहीं जुड़ा। अब ये जलदाय विभाग तय करता है बीसलपुर का पानी पहुँचेगा या बोरिंग का। कच्ची बस्तियों की बात की जाए, आपके क्षेत्र में 27 कच्ची बस्तियाँ हैं। कच्ची बस्तियों के लोगों की हालात अभी भी 10 के 10 बने हुए, अभी भी वो नाटी जीवन जीने के लिए ही मजबूर है। एक विधायक के लिए काफी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता विकास करने के लिए उन बस्तियों का। आप गलत कह रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप मुझे एक कच्ची बस्ती का नाम बता दीजिए जो नारकीय जीवन जी रही है। तो मेरी आदत नहीं है उन लीडर्स में से मैं नहीं हूँ जो मीडिया की हाँ मैं यहाँ बोलूँ। मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ, चाहे असेंबली हो चाहे मीडिया हो। आप मुझे एक कच्ची बस्ती में लेके चलिए जहाँ पे नारकीय जीवन जी रहे हैं। डायलॉगबाजी कांग्रेस बीजेपी के लीडर्स हमेशा करते आए, हम नेताओं की आदत पड़ गई है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, झूठी बातें बोलना, हाँ में हाँ मिलाना। कोई मीडिया कोई इश्यू क्रिएट कर दे तो उसमें 10 लोग खड़े हो जाते हैं, पुतला लेकर जलाने के लिए मीडिया पहुंच गया। वो वाली स्थिति तो गलत है। आप मुझे एक कच्ची बस्ती का नाम बताइए, मैं आपके साथ चलूंगा। वहां पर नारकीय जीवन वाली स्थिति नहीं है। कुछ कच्ची बस्तियों में जहां पर हमने इवन नाला बेल्ट जो है वहां पर भी हमने अभी पानी की लाइन, एक दिन एक अखबार में खबर आई थी कि आज भी नाले के लोग जी रहे नरक का जीवन। मेरे साथ चले ना वो अखबार, शाम का एक अखबार है, वो गए नहीं नाले में, बिना कहीं छाप दी। मैं वहीं घूमता हूँ रोज। वहां पानी पीने को नहीं था, मैंने डाली है पाइपलाइनें सारी मेरे खर्चे पर। कोई 70-80 बोरिंग कर दिए, लोग वाहवाही करते हैं तो भगवान भलो करे, पानी पहुंचा दियो। पार्वती नगर की जो आप नीचे की बात कर रहे हैं, पार्वती नगर की कोई स्थिति बहुत खराब नहीं है, नारकीय जीवन नहीं जी रहे। वहाँ की रोडें पास से अब बनेगी, वहाँ पे रोडें इतनी भी खराब नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं है, ये तो मानेंगे आप। इतनी अच्छी होके कच्ची बस्ती है, बहुत अच्छी स्थिति वहाँ पे। आपको पता है गवर्नमेंट से केस चल रहा है, पार्वती नगर में रोड्स नहीं बन सकती थी, अब वहाँ पे रोडें पास करके हम डालेंगे। कई कच्ची बस्तियों की स्थिति है कि जो प्राइवेट लैंड पे बसी हुई है, हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, स्टे लेकर बैठा है प्राइवेट आदमी, वहां घुस नहीं सकता गवर्नमेंट का आदमी। पार्वती नगर में पानी की सप्लाई शुरू की है, वहां पे सारे आप गए होंगे TN मिश्र मार्ग पे जो टूटा हुआ पड़ा है, जहाँ की आप बात कर रही हो, इसलिए टूटा हुआ है क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया हुआ पड़ा, नाले का जनरेट चल रहा है। बाकी रोडें बना दी, वहां क्यों रोक दी? इसीलिए रोक दी। अब लेकिन उसको भी हम क्लियर करके बनाना चाहते हैं, कैसे जैसे कर देंगे। पार्वती नगर, गणेश विहार, वो सब जगह मैं घूमता रहता हूँ। मैं खुद पार्वती नगर में गया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा होगा हमारे साहब ये नाला है और इधर से पानी निकलता है। अब जब प्रेस जाती है, मीडिया जाता है, कैमरा, तो लोग खड़े हो जाते हैं और साहब ऐसे हो गया, वहां नालो बेरी है, बोया होगी, बा होगी। आपके क्षेत्र में जितने भी कच्चे बस्ते आए थे उनका लगभग कितने % तक नियमन हो चुका है? नियमन में कितनी % तक का नहीं कह सकता, लेकिन
कच्ची बस्तियों का जहां तक सवाल है, हम ये मानते हैं कच्ची बस्तियों की दो तरह की कच्ची बस्तियां हैं। जरूरी नहीं है कि हर कच्ची बस्ती को पट्टे दे दे सरकार। रोज मीडिया दिखाता है ना, सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, ये लेखराज सोनी बनाम सरकार चल रहा है, हर कच्ची बस्ती को पट्टे दे सके सरकार, वो जरूरी नहीं है। इवन हम सिविल लाइन्स की पक्की बस्तियों को पट्टे नहीं दे पा रहे। जहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की स्टे चल रहे हैं, इंजेक्शन चल रहे हैं, वहां पट्टे नहीं दे सकती सरकार। सरकार ने पूरे रिलैक्सेशन कर दिए, लेकिन जहां हाई कोर्ट की रोक है, कोर्ट की रोक है, वो सरकार क्या करेगी? बाकी जहां कोर्ट के झंझट नहीं है, वहां लगभग जगह हम ये मान के चलते हैं 80% को कच्ची बस्तियों को हमने पट्टे दे दिए हैं। बाकी हम 2 महीने में दे देंगे, हमारी तैयारी। और जो पार्वती नगर की आप बात कर रहे हैं, वो लो लैंड एरिया में आती है। वहां पे कोर्ट ने हर उस पर पाबंदी लगा रखी है। इवन उसका मैं नियमन करने के लिए जेडीए में 10 बार मैं मीटिंग ले चुका हूं, लेकिन वहां पे भी पाबंदी है। क्या वजह रहती है कि हर साल चुनाव में हर राजनीतिक दल और राजनेताओं के पास मुद्दा होता है कि कच्ची बस्तियों का विकास नहीं हुआ, पूरी तरह से विकास नहीं हुआ, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। लेकिन हर 5 साल एक विधायक के पास 5 साल का समय होता है, क्या वो 5 साल का समय भी कम पड़ता है उनके पास उनका विकास करने के लिए? अगली बार भी वही होते, उनमें से आधे % तो 10 के 10 बने रहते हैं। क्या वजह रहती है? ऐसा कोई नहीं है। मैं जब 5 साल बाद चुनाव लड़ने जाऊंगा तो आप चिंता मत कीजिए, हर कच्ची बस्ती का मुद्दा खत्म हो चुका होगा, आप बेफिक्र रहिए। पहली बार ऐसा होगा जब आप जो कह रही 5 साल का टाइम कम नहीं पड़ेगा, पूरा हो जाएगा, कोई मुद्दे नहीं रहेंगे। बाकी हमेशा जीवन है, चलता रहता है। अगर बात की जाए, आपने हवा सड़क जो बनाई है, उसमें ये कमियां देखने को मिली कि हवा सड़क का जो सीमेंटेड रोड बनाई है, इतना उसका लेवल इतना ऊंचा कर दिया है कि तो गाड़ियां वहां से नहीं जाती है, वहाँ के लोगों ने शिकायतें करी। और उसके अलावा जो अब बारिश आएगी तो उसका जो पानी है आसपास की दुकानों में जाएगा या फिर कॉलोनियों में जाएगा। एक तो वहाँ की ये सबसे बड़ी कमी जो सड़क बनी। उसके अलावा जो रोड बनाई गई है उसमें बीच में कट नहीं दिया गया, लगता नहीं कि यातायात का दबाव कम होगा। फिर सड़क पे बनाने का जो सही सड़क बनाई गई किस वजह से बनाई गई है, लगता नहीं कि उसका काम पूरा हो रहा है। उस सड़क का काम बिल्कुल पूरा हो जाएगा। ये डायलॉग बाजी जिन लोगों ने की है वो ज्यादा समझदार हैं। 40 साल से वो रास्ता बंद था। 500 करोड़ रुपए की जमीन से चंबल पावर हाउस को वहां से हटाकर आरएसीबी से मैंने खुद ने तोड़ा उसको जाके वहां पे, और रास्ता निकाल दिया। उसका धन्यवाद देना चाहिए लोगों को। लोग उम्मीद करते हैं नेता ईमानदार हो, पब्लिक ईमानदार क्यों नहीं हो? वो जो सीमेंट की आधी रोड बनाई है, ऊंची हो गई नीची हो गई रोड बनाई है, ये टेक्निकल काम क्या एक एमएलए का है? उन्होंने ये नहीं कहा कि एक अच्छा काम किया प्रताप सिंह खाचरियावास ने, बाकी डामर की रोड है वो भी बन जाएगी। टाइम लग रहा है, झंझट हो रहा है, लेकिन कितने काम एक साथ चल रहे हैं। आसपास कभी रोडें देखी थी उन्होंने? वो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लोग। वहां मैं जाता हूं लोगों के बीच में, मैं बिल्कुल ऐसे ही बोलता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती है। आप क्या समझते हैं सिर्फ नेता अधिकारी यहीं पर होती है ईमानदारी की परीक्षा? जनता में नहीं होनी चाहिए? जनता को ईमानदार होना चाहिए। काम हुआ तो बोलना चाहिए हाँ, नहीं तो ना। वो बहुत बड़ा काम हुआ, वहां तो रोड थी नहीं, 40 वर्ष से झगड़ा था। 8 एमएलए मेरे से पहले बहुत एमएलए आए थे, खुलवा लेते। मैं नहीं कहते खुलवाया, और भी तो एमएलए आए थे, वो खुलवाते। प्रताप सिंह खाचरियावास में क्या स्पेशलिटी थी? आकर लोगों ने कहा मैंने झगड़ा करके पूरी सरकार से ये रास्ता खोल दिया। आज वहां आधी सीमेंट बन गई, आधी डामर बनेगी, इसलिए कि भाई पानी बहता है। और वहां ड्रेनेज का सिस्टम हम कर रहे हैं, दोनों तरफ नाला बनेगा। वो बात तो उनको पता नहीं है, बस कह दिया ये ऊंची हो गई, ये नीची हो गई। अरे भाई ड्रेनेज के लिए नाला बनेगा, अभी पूरा वर्क नहीं हुआ है, काम चल रहा है वहां पर, टेक्निकल वो देख रहे हैं। लोगों को तो चाहिए 5 दिन में मेरा काम हो जाए। लोग क्या करेंगे, पानी चाहिए लेकिन मेरे घर के पास बोरिंग मत करो, सड़क चाहिए लेकिन साहब मेरा वो बाहर जो रैंप बना हुआ वो मत तोड़ो। ऐसे तो ना होता है। कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो आपको नेशन की सेवा करनी पड़ेगी। ये तो ना जनता खड़ी लगा, भाई साहब देखो कचरा पड़ा है, सरकार क्या कर रही है। अरे कोई एमएलए एमपी उठाएगा कचरा? चीफ मिनिस्टर उठाएगा क्या कचरा? आप खुद भी समझदार बनिए, एक जगह रखिए कचरे को, 10 बजे पहले पटकिए, उठा के आती है ना गाड़ी, ले जाएगी। दूर से फेंक रहे हैं उठा के, खुद की ड्यूटी भी तो समझे। अरे एमएलए एमपी की ड्यूटी याद दिला रही है पब्लिक। मैं हमेशा पब्लिक को कहता हूं, बुरा लगता है तो लगे, भैया आप भी अपने कर्तव्य अधिकार की बात करते हो, कर्तव्य की भी बात करो। ये कंट्री ऐसे नहीं चलेगा। और सच सुनाने वाले, सच सुनने वाले पैदा होने पड़ेंगे, ये नहीं चलेगा। एमएलए साहब गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सच कहे पब्लिक को, क्यों फेंक रहा है दूर से कचरा? सुबह सुबह आ रही है गाड़ी, कर एक जगह इकट्ठा होने दे। वहां का पार्षद जाओ उसके पास, उस पार्षद को घूमना चाहिए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। अशोक गहलोत से जाके लोग कहे साहब कचरा नहीं उठ रहा, वो कहेगा वाह भाई चल लिया स्टेट। एमएलए एमपी से जाकर के एक चुनाव होता है पार्षद का, कांग्रेस एमपी, कांग्रेस का बीजेपी का, जिसका चुनाव वो घूमे अपने वार्ड में, देखे नहीं है तो बताए, हमको बताए कोई प्रॉब्लम है। फिर भी यूजर चार्ज का मामला चला, मैंने खुद ने हटवाया यूजर चार्ज, इसीलिए तो हटवाया कि मैं नगर निगम से संतुष्ट नहीं हूं। नगर निगम जेडीए दोनों डकैत है, मैं खुद कहता हूं। क्या हो जाएगा बीजेपी कांग्रेस का, किसी का भी राज आ जाएगा, सुधर जाएंगे।
पब्लिक जिस दिन जागेगी तब ये सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरेंगे। लेकिन पब्लिक को न्याय करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा काम हुआ। बल्कि उनको ये कहना चाहिए था, साहब हमारे यहाँ देखो ये सीमेंट की अच्छी रोड बन गई है, बाकी सब जगह रोड बनी, वो तो ये कह रहे हैं ऊंची बन गई है। अरे वाह मेरे भाई, ये बन गई उसका धन्यवाद दे। मतलब वहां का लेवल तय करने का काम एक टेक्निकल इंजीनियर होता है जो पढ़ाई करता है कि इन सब कॉलोनियों का पानी कैसे निकलेगा। जेडीए के इंजीनियर पढ़ाई करते हैं। लोग ये कहते हैं इंजीनियर के दिमाग से मत बनाइए रोड, हमारे दिमाग से बनाइए। यदि लोगों को ये कहना भी इंजीनियर क्यों लगा रखे, ये बना लेंगे, झगड़ा ही खत्म हो गया पूरा। लोग तो कहते हैं हमारे हिसाब से तो पाइप की मोटाई तय करो। ऐसे ज्ञानी 10 लोग हर कॉलोनी में मिलेंगे आपको, जो अपने आप को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी समझते हैं। वो काम ही नहीं करने थे जेडीए नगर निगम वालों को, यदि ये हालात रहे तो बेचारे रोने लग जाते हैं। अजी साहब ये कह रहे हैं रोड ऊंची कर दी, नीची कर दी। मैं कहा तू काम होने दे, कहोगे तो मैं डांटता, भैया काम होने दो, आप अपना काम कीजिए। आपके क्षेत्र में अमानुषा नाले में अतिक्रमण का मामला जो गंभीर समस्या है, जो अतिक्रमण हुए, उसमें जेडीए और नगर निगम की जो गति से कार्य चल रहा है, उसको आप किस नजर से देखते हैं कि आप संतुष्ट हैं? सवाल ये है कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, मीडिया इस अमानुषा नाले के पीछे पड़ा है। मीडिया ने अपना प्रेस्टीज इशू बना रखा है। कभी तो मीडिया कहता है कि साहब लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। कभी तो मीडिया कहता है कि साहब ये सारा का सारा मामला अमानुषा नाले में अतिक्रमण हो रहा है, हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि अमानुषा नाले में आप इतना इतना अतिक्रमण हटाइए, सरकार हटा रही है। मैंने बीच में कहा कि नहीं, आप किसी के मकान बने हुए हैं, 20 वर्ष एक डिसीजन लेने में कोर्ट लगाता है और फिर कोर्ट कहता है 20 दिन में उजाड़ दो। तो भाई साहब आपने तो 20 साल लगा दिए डिसीजन देने में। आपने डिसीजन दिया, आपके डिसीजन का न्याय का हम सम्मान करते हैं, समय तो दो। कब्जे किसने कराया उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना। नगर निगम, जेडीए, इनके अधिकारी, पुलिस ऑफिसर्स, लैंड माफिया उठा के जेल में बंद करो, उनसे लो जमीन, उन गरीब को दो, उनको पट्टे दे दिया आपने। आज वो गरीब न्यायपालिका कह रही है हम तो अपने ऑर्डर दे दिया, आप निभाइए। कार्यपालिका कह रही है हम कोर्ट का आदेश मानेंगे। एमएलए क्या पतंग उड़ाएगा? एमएलए अपनी पब्लिक को नहीं बचाएगा। मैंने कहा पहले पुनर्वास करो, असेंबली में हमने डिसीजन करवा दिया, अब पहले पुनर्वास हो रहा है। जो लोग राजी थे हम उनको प्लॉट दे रहे हैं, धीरे धीरे काम चल रहा है। काफी 80% काम जेडीए ने कर लिया, अधिकतर लोग राजी हो गए। जब लोग राजी से ही हटाने को तैयार, तो जबरदस्ती कुछ अधिकारियों की आदत होती है, गूगल लगा खड़े हो जाएंगे, अपने आप को हीरो समझते हैं पिक्चर देख देख के। ये पिक्चर चल रही है 3 घंटे की। कई पुलिस अधिकारी, कई जेडीए के ये इंस्पेक्टर होते हैं, 4 दिन नए बन के आते हैं, इलाज हो जाता है, 2 महीने जमीन चाटते नजर आते हैं। ये कुछ फेल वॉल तोड़ना है, असलियत कुछ और है। नेताओं को पिक्चरों में दिखाते हैं वैसे है क्या नेता? बेईमान है नेता। ऑनेस्ट भी है, भले भी है, अच्छे भी हैं, अधिकारी भी अच्छे भले ऑनेस्ट है, हर तरह का आदमी है दुनिया में। लेकिन बस दे दिया डिसीजन, ऐसे नहीं। वो गरीब को पुनर्वास हो रहा है। अमानुषा नाला मेरे क्षेत्र में ही नहीं आता है, 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। जयपुर में किसी बीजेपी कांग्रेस के नेता की हिम्मत नहीं हुई सच बोलने की कि गरीब को उजाड़ने से पहले हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, सब डर गए, दुबक गए बिल में जाके। हाईकोर्ट का फैसला आ गया। बरकत नगर में तोड़ा, कहां गया था कालीचरण साहब? महेश नगर को उजाड़ के करवा देता पुनर्वास का फैसला। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कालीचरण जी, बहुत तोप बनते हैं जयपुर की, करते ना आंदोलन वहां पे। पृथ्वीराज नगर में मैं लड़ने गया, अमानुषा नाले में मैं लड़ने गया, यूजर चार्ज में मैं लड़ा, हाउस टैक्स में मैं लड़ा। हर मुद्दे पे, जयपुर के हर मुद्दे पर 20 साल में प्रताप सिंह खाचरियावास लड़ा, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर। और आज भी मैं नहीं डरता किसी से। जब भी मेरी आदमी पर जुल्म होगा मैं लड़ूंगा। मैं ये नहीं सोचता हाईकोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, मेरे ऊपर होगी, लेकिन मैं मेरे आदमी को मरने नहीं दूंगा। तो मैंने लड़ा, तो पुनर्वास का फैसला हुआ, बहुत बड़ा डिसीजन हुआ। लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, लोग मानते हैं। अगर बात की जाए 19 नवंबर 2012 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए एक तलब मौखिक टिप्पणी की थी कि राज्य के अंदर, प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, सब जगह राजनीति है, कहीं पर कानून व्यवस्था नहीं। क्या आपको लगता है कि ऐसी टिप्पणियों से सरकार के काम पे या राज्य सरकार पे दबाव बढ़ता है? एक बात आप समझ लीजिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपने आप में एक स्तंभ है। विधायिका सबसे बड़ा स्तंभ है, जो लोकसभा और विधानसभा चलाते हैं, जो कानून का निर्माण करते हैं। उन कानूनों के तहत न्यायपालिकाएं काम करती है। लेकिन न्यायालय में न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर इस तरह की टिप्पणी करना, मैं इसको गलत मानता हूं। जब नेता लोग न्यायाधीशों के खिलाफ टिप्पणी नहीं करते, तो इस तरह आप देश की संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार जो वोट के जरिए चुनकर आई है, आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आपके कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, वो सबके ऊपर लागू होता है। आपके यदि रूल्स रेगुलेशन तय करने हैं, सबके ऊपर तय कीजिए। ये गलत है। इस तरह की यदि कोई भी करते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करने के लिए।
प्रताप सिंह खाचरियावास कच्ची बस्तियों को पट्टे बांटने जैसे मुद्दों के साथ फिर से जनता के बीच जाने को है तैयार। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगामी चुनावी तस्वीर क्या होगी। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या चुनावी हिसाब से बाजी मार पाएंगे, ये फैसला आपको करना है।